हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाई तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि यूपीपीएससी को ध्यान में रखते हुए आपकी स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी एचईओ वाला जो आपका एग्जाम आ रहा है उसी को ध्यान में रखते हुए घटना चक्र की पूरी बुक को हम यहाँ पर कर रहे हैं कवर। पिछली वीडियो में अगर हमने बात किया तो दो टॉपिक पर हमने जो यहाँ पर कवर कर लिया था। आज हम यहाँ पर दो टॉपिक और रहेंगे। पिछली वीडियो में हमने प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकताएं, प्रकार, सिद्धांत, देखभाल और एससी, पीएससी, सीएससी जिला अस्पताल के बारे में बात कर ली थी। आज के हमारे जो टॉपिक होगा स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में बात की जाएगी, जिसमें हम राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय लेवल की स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में बात करेंगे एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के जो कार्य एवं दायित्व होते हैं इसकी बात करेंगे। तो दो चैप्टर की आज हम बात करने वाले हैं वीडियो में, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर इसके बाद कौन सी चैप्टर की बात करेंगे वो हम आपको बाद में बता देंगे। तो आप लोग चैनल पे अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहती है और आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा लाभदायक इसमें रहने वाली है। आपको छोटा सा अपडेट है कि हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम यूपीएससी नट है। डिस्क्रिप्शन में हमने ऐप की लिंक दे दिया है, ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। वहां से मल्टीपल टेस्ट सीरीज, मल्टीपल कोर्सेज लॉन्च किए गए हैं, आप उसको है जो है ज्वाइन कर सकते हो। स्वास्थ्य सेवाओं में सबसे पहले हम स्वास्थ्य संस्थाओं में सबसे पहले हम राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्वास्थ्य संस्थाओं के बारे में बात की जाएगी। तो सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन आता है कि विश्व में बच्चों के कल्याण से संबंधित संगठन है। भाई, विश्व में बच्चों के कल्याण से संबंधित कौन सा संगठन है, इसकी बात की जा रही है। तो आप कहेंगे विश्व में बच्चों के कल्याण से संबंधित जो संगठन है वो यूनिसेफ है। कौन सा है? यूनिसेफ। अब यूनिसेफ जो कल्याण संगठन है यह 190 से ज्यादा देशों या क्षेत्रों में फैला हुआ है, जहां हर बच्चे के लिए हर जगह काम करते रहते हैं ताकि सभी के लिए एक बेहतर दुनिया बनाई जा सके। यूनिसेफ हर बच्चे के अधिकारों की सुरक्षा, उन्हें किसी भी तरह की हानि, सभी प्रकार के भेदभाव से बचाने की कोशिश जो है करता है। इसीलिए बच्चों के कल्याण अधिकारों के लिए विश्व स्तर पर जो संगठन कार्य करता है उसे हम यूनिसेफ के रूप में जो है जानते हैं। तो आपका यूपीएससी एचईओ एग्जाम 2005 में क्वेश्चन आया था। 2005 के बाद तो भाई 2026 में ही हो रहा है ना, उसी को ध्यान में रखते हुए बुक को जो है बनाया गया है। दूसरा क्वेश्चन आता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जो है कहां पर है। वही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मतलब डब्ल्यूएचओ की बात की जा रही है। डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहां पर है? आप कहेंगे जेनेवा में है। कहां पर है? जेनेवा। अब जेनेवा कहां है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में। आप जाना चाहते हैं स्विट्जरलैंड, वहां पर जेनेवा एक शहर है, वहां के जेनेवा में डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय है। देश का पहला दंत चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो देश का पहला है और दंत चिकित्सा महाविद्यालय है, और ये आपका कलकत्ता मतलब कि कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थापित जो है किया गया है ना। और कब किया गया था? 1920 में कलकत्ता में स्थापित किया गया था। देश का पहला है दंत महाविद्यालय है, जिसे आर अहमद दंत महाविद्यालय के रूप में जो है जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान कहां पर है? भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान बरेली उत्तर प्रदेश में। कहां पर है? बरेली उत्तर प्रदेश। अब ये इंपोर्टेंट हो जाता है कि भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान बरेली उत्तर प्रदेश में है। अब बात किया कि इसकी स्थापना कब की गई थी? 1889 में इसकी स्थापना की गई थी। यह बरेली जिले के इज्जत नगर में स्थित है। वहां पर बरेली जिले के इज्जत नगर में स्थित है, याद रखिएगा। सीडीआरआई निम्न में स्थान कहां पर है? सीडीआरआई क्या की बात कर रही है? सीडीआरआई निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? आप कहेंगे लखनऊ उत्तर प्रदेश में है ना। लखनऊ उत्तर प्रदेश में सीडीआरआई स्थित है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्या नाम है फुल फॉर्म? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जिसे सीडीआरआई कहते हैं। लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म मतलब कि गलत है, इन चारों में कौन सा गलत है? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, ये तो सही हो गया। सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट आपकी आप कहेंगे तमिलनाडु में है। कहां पर है? तमिलनाडु राज्य में है, ना कि आपके कोलकाता में है। तो आप कहेंगे बी ऑप्शन यहां पर गलत था। सेंट्रल फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद में है, करेक्ट है। सेंट्रल सॉल्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भावनगर गुजरात में है, ये भी आपका करेक्ट है। तो सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट आपके तमिलनाडु में है। अच्छा, तमिलनाडु के भी कराईकुडी में है। कहां पर है? तमिलनाडु के कराईकुडी में है, याद रखिएगा। मानसिक रूप से विकलांग हेतु मानसिक रूप से विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान कहां पर है? तो आप कहेंगे हैदराबाद में है। कहां पर है? मानसिक रूप से जो विकलांग हो जाते हैं उनके लिए राष्ट्रीय संस्थान जो हैदराबाद में स्थित है। अच्छा, राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान की बात किया तो हैदराबाद में है, और दृष्टिबाधित व्यक्तियों के दिव्यांगजन सशक्तिकरण की बात किया है तो आपके देहरादून में है। दोनों चीज याद रखनी है। अगर राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण की बात किया है तो हैदराबाद में है, लेकिन वहीं बात किया है दृष्टिबाधित व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए तो आप कहेंगे देहरादून में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अच्छा और भी है, जैसे राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान की बात किया है तो कोलकाता में, कहां पर है, राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन की बात किया है तो कोलकाता में है। वहीं अली यावर जंग राष्ट्रीय बाक एवं श्रवण, मतलब कि सुनने में और दिव्यांगजन है, तो यह मुंबई में स्थित है, कहां पर, मुंबई में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक तरफ संस्थान है और एक तरफ स्थान है, कौन सा संस्थान किस स्थान से संबंधित है। जैसे सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट, अभी हमने आपको बताया कहां पर है, आप कहेंगे लखनऊ में है। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट, सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट की बात की जाए तो आप कहेंगे आपके आगरा में है। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान की बात किया है, आप कहेंगे इलाहाबाद में है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी की बात की जाए आप कहेंगे कानपुर में। चलिए रिपीट कर लेते हैं, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, सेंट्रल रेप्रोसी इंस्टीट्यूट आगरा में है, मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद अब प्रयागराज में है, प्रौद्योगिकी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर में है। भाई मिलाने के लिए आते हैं, याद कर लो। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, एक तरफ संस्थान है दूसरी तरफ अवस्थिति है, किस संस्थान की स्थिति कहां पर है इसकी बात की जा रही है। जैसे यहां पर देखो लिखा हुआ है केंद्रीय औषधि एवं सुगंध, है ना, सुगंध सुरभि पादप संस्थान की बात किया तो लखनऊ में। फिर से रिपीट कर रहा हूं, केंद्रीय औषधि सुगंध पादप संस्थान लखनऊ में है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डायग्नोस्टिक केंद्र आप कहेंगे हैदराबाद में है। सूक्ष्म जीवी प्रौद्योगिकी संस्थान की बात किया है आप कहेंगे चंडीगढ़ में है। और राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान की बात की जाए आप कहेंगे नई दिल्ली में। फिर से याद करवा रहा हूं, केंद्रीय औषधि सुगंध पादप संस्थान की बात किया लखनऊ में है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डायग्नोस्टिक की बात किया हैदराबाद में है। सूक्ष्म जीवी प्रौद्योगिकी संस्थान की बात किया चंडीगढ़ में है। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान की बात की जाए नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहां पर है। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान की बात किया है पुणे में स्थित है, कहां पर है, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणे में स्थित है, याद रखिएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विरोलॉजी पुणे महाराष्ट्र में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है, डीएनए अंगुली छापन और नैदानिक शोध केंद्र कहां पर है। भाई डीएनए अंगुली छापन और नैदानिक शोध केंद्र की बात की जाए तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे हैदराबाद में स्थित है, कहां पर है, हैदराबाद में है ना, हैदराबाद में स्थित है। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक, जैसे CDFD भारत सरकार के विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा वित्त पोषित स्वायत्त संगठन है जो कि हैदराबाद में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहां पर है। भाई उत्तर प्रदेश में है कृत्रिम अंग निर्माण निगम है और यह कानपुर में स्थित है, कहां पर है, कानपुर में स्थित है, याद रखिएगा। भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम एक लाभ निरपेक्ष निगम है जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन भारत सरकार के तत्वाधान में कार्य कर रहा है। शारीरिक रूप से जो विकलांग लोग हो जाते हैं उनके लाभ के लिए पुनर्वास साधन, कृत्रिम अंग घटकों का निर्माण आपूर्ति के लिए वर्ष 1972 में स्थापित किया गया था, लेकिन 1976 में 4 साल के बाद इसने उत्पादन जो है प्रोडक्शन को प्रारंभ कर दिया गया था। भारत में उत्तर प्रदेश में भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण कानपुर में स्थित है। तो भाई इतनी डिटेल से आप लोगों को बता रहे हैं, भाई इतनी डिटेल से कोई भी नहीं बताने वाला है। राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र कहां पर है। भाई राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र की बात की जा रही कहां पर है, तो आप कहेंगे तिरुवनंतपुरम केरल में है। राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र कहां पर है, तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है, रखिएगा कहां पर है, केरल में स्थित है राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र। आप कहेंगे भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है और यह तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सूक्ष्म जीवों के द्वारा उत्पन्न किया गया नैनोकण अर्धचालक पदार्थ की सहायता से प्रथम बार भारतीय वैज्ञानिकों ने हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक डायोड बनाया जिसकी उपयोगिता युक्ति लघु रूपण है। वह सूक्ष्म जीव है, कैसा है, ईस्ट है, क्या है, ईस्ट याद रखिएगा, है ना। चलो इसके बारे में बात करेंगे। जैसे पुणे स्थित आघारकर अनुसंधान संस्थान वैज्ञानिकों ने, आपकी बात की आ रही है, नैनोकण नामक जो है आपका अर्धचालक पदार्थ की सहायता से क्या बनाया था, इलेक्ट्रोडायोड बनाया था। और यह जो है ईस्ट की सहायता से अर्धचालक पदार्थ कैडमियम सल्फाइड के नैनो कणों को संश्लेषित किया गया है और कैडमियम सल्फाइड को पॉलीफिलाइलिन और विनाइलिन के संयुक्त प्रयुक्त करके डायोड जो है बनाया गया है। तो आप कहेंगे किसके सूक्ष्म जीव का प्रयोग करके, ईस्ट नामक की सहायता से बनाया गया है। बिल एवं मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा स्थापित भारत का ये कार्यक्रम आवाहन, कौन सा है, आवाहन किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत करता है, तो HIV एवं एड्स
एड्स के जो है आपके रोग होते हैं, इसके लिए कार्य कर रहा है। तो क्या कर रहा है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो है भारत सरकार के कार्यक्रम के तहत आवाहन नाम से इसकी शुरुआत जो है 2003 में की गई थी और एक पहल है और इसमें भारत सरकार भारत में HIV और एड्स की रोकथाम के लिए कार्य कर रहा है। वर्ष 2024 में फिजियोलॉजी एवं मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार विक्टर एम्ब्रोस और गैरी एवुकन को किसकी खोज के लिए दिया गया था? ये आप कहेंगे माइक्रो आरएनए, किसका? माइक्रो आरएनए की खोज के लिए जो है दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यूनिसेफ का मुख्यालय किस शहर में? भाई यूनिसेफ, WHO को तो बताया था मैंने जिनेवा में, लेकिन यूनिसेफ की बात किया तो आप कहेंगे न्यूयॉर्क में है ना। यूनिसेफ का संयुक्त राष्ट्र बाल कोष वैश्विक मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। और यूनेस्को का पूछा जाता तो आप कहेंगे पेरिस फ्रांस में। देखो पेरिस फ्रांस में किसका है? यूनेस्को का है। किसका? यूनेस्को का है। और अगर बात की जाए न्यूयॉर्क में किसका है तो आप कहेंगे यूनिसेफ का है। आपके पूछा जाता है जिनेवा में किसका है तो आप कहेंगे WHO का है, याद रखेगा। तो ये मुख्यालय भी आपके एग्जाम में जो है आ जाते हैं। सूची 1 और सूची 2 है, यहां पर मिलाना है। जैसे डॉट्स की बात की है, डॉट्स जो है तपेदिक के इलाज से संबंधित है ना। जननी सुरक्षा योजना की बात की जाए तो आप कहेंगे संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए है। मिशन इंद्रधनुष की बात की जाए 5 वर्ष के बच्चों को टीकाकरण से संबंधित है। और ICDC की बात किया है, ICDC की बात किया है बच्चों को पूरक पोषाहार देने के लिए है। तो ऑप्शन की बात किया है तो डॉट्स तपेदिक का इलाज के लिए, जननी सुरक्षा संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए, मिशन इंद्रधनुष 5 वर्ष तक के बच्चों को टीकाकरण के लिए, ICDS बच्चों को पूरक पोषाहार देने से है संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? भाई WHO का स्थापना वर्ष जो है कब मनाया जाता है? आप कहेंगे 7 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 7 अप्रैल को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस WHO स्थापना की गई थी और वर्षगांठ के तौर पर चिन्हित करने के लिए 7 अप्रैल को WHO का विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है मनाया जाता है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 2021 में प्रारंभ हुआ था। 27 सितंबर 2021 को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन PM नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य है कि प्रत्येक नागरिक के लिए एक डिजिटल स्वास्थ्य ID बनाना, इंटीग्रेटेड करके डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना। और यह मिशन एजेंसी जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA के तहत जो है कार्य करता है। तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 2021 में शुभारंभ किया गया था। अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस सेवा स्थापित किया गया था, किसके द्वारा? आप कहेंगे रेड क्रॉस की जो स्थापना है पहले तो 1863 में स्थापना की गई थी। अब जो स्थापित किया गया था तो आप कहेंगे हेनरी डूनेट के द्वारा। हेनरी डूनेट के द्वारा स्थापित किया गया था। रेड क्रॉस एवं रेड क्रिसेंट मूवमेंट संस्थापक इसके हेनरी डूनेट है। रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट मूवमेंट के संस्थापक हेनरी डूनेट की जयंती पर विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है मनाया जाता है। और रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में हेनरी डूनॉट ने जिनेवा में की थी। अगर क्वेश्चन आ जाए कहां पर की थी तो आप कहेंगे जिनेवा स्विट्जरलैंड में की गई थी। भारत में सभी बच्चों के बचाव के लिए EPI का सिद्धांत शुभारंभ कब किया गया था? तो EPI का सिद्धांत का शुभारंभ जो है जनवरी 1978 में किया गया था, है ना। EPI क्या है? व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम। क्या है? व्यापक टीका कार्यक्रम है जिसकी शुरुआत 1978 में की गई थी और यह यूनिसेफ के कार्यक्रम के तहत जो है शामिल किया जाता है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय घेंगा नियंत्रण प्रोग्राम का शुभारंभ कब किया? तो राष्ट्रीय घेंगा नियंत्रण प्रोग्राम का शुभारंभ 1962 में किया था। 1962 में 1962 में घेंगा या आप कहेंगे आयोडीन की कमी की समस्या जो थी उसको ध्यान में रखते हुए 1962 में भारत सरकार ने इस कार्यक्रम को शुरुआत किया। आयोडीन की कमी से लोगों पर गंभीर दुष्प्रभाव को पहचानते हुए भारत सरकार ने 1962 में राष्ट्रीय घेंगा नियंत्रण कार्यक्रम के माध्यम से इस समस्या को निपटाने का प्रयास किया और इसका नाम बदलकर 1992 में राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम जो है कर दिया था। तो ये दोनों डेटा याद करना है। 1962 में आयोडीन की कमी की समस्या के लिए राष्ट्रीय घेंगा नियंत्रण कार्यक्रम चालू किया गया था, लेकिन 1992 में राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम जो है नाम को चेंज कर दिया गया है। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन को मनाया जाता है? भाई विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है WHO डे के रूप में। अभी हमने बताया क्यों? क्योंकि 1948 में इसी दिन संविधान WHO का लागू हुआ था और इसी दिन वैश्विक स्वास्थ्य दिवस के मुद्दे को जागरूकता बढ़ाने के लिए इसको मनाया जाता है। भारत में गर्भ चिकित्सीय समापन अधिनियम MTP अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? भाई बात की जा रही है भारत में गर्भ का चिकित्सीय समापन कार्यक्रम MTP जो एक्ट है वह किस वर्ष आपका पारित हुआ था? आप कहेंगे 1971 में पारित हुआ था।
कुछ ही विशेष परिस्थितियों और शर्तों के साथ गर्भावस्था को कानूनी रूप से समाप्त करने की अनुमति देता है, अन्यथा कानूनी गर्भपात को नहीं करा सकते। याद रखिएगा। भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन की किस क्षेत्रीय संगठन के अंतर्गत आता है? तो भारत में जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है तो आप कहेंगे दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के संगठन के अंतर्गत जो है आता है, साउथ ईस्ट एशिया रीजन के अंतर्गत जो है आता है, जिसका कार्यालय मुख्यालय की बात किया तो नई दिल्ली में स्थित है और भारत के साथ साथ 10 देशों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का एक साथ यहाँ पर जो है कार्य किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व स्वास्थ्य संगठन का प्रमुख अंग नहीं है? तो यहाँ पर बात कर रहा है कि WHO का आपका संघ अंग नहीं है। कौन सा नहीं है? विश्व स्वास्थ्य सभा है, कार्यकारी बोर्ड है, सचिवालय है। जबकि शासी बोर्ड की बात की है, आपके विश्व स्वास्थ्य संगठन का अंग जो है नहीं आता है। 3 संगठन से मिलकर बनता है विश्व स्वास्थ्य सभा, कार्यकारी बोर्ड, सचिवालय। इन तीनों अंगों से मिलाकर जो है WHO के कार्य जो है किए जाते हैं। शासी बोर्ड जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो है अंग नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम अस्तित्व में कब आया? भाई मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम की बात की जा रही है 2018 में। 2018 में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम सामने आया था। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 के तहत, अधिनियम 2017 के तहत 2018 में अस्तित्व में आया। एक चीज ध्यान रखना है, भारत में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को विनियमित करने, मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए एक कानून बनाया गया, जिसे मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 की जगह इसने ली हुई थी। तो अगर पूछी जाए कि मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 2017 वाला 18 में अस्तित्व में आया, किस अधिनियम की? तो आप कहेंगे एक्ट 1987 की इसने रिप्लेस किया गया है। याद रखिएगा। इस क्या करता है? मानसिक स्वास्थ्य को एक मानवाधिकार रूप में मान्यता देता है, हर व्यक्ति को बिना भेदभाव की गुणवत्ता देखभाल पाने का अधिकार देता है, उपचार के दौरान कैदियों के अधिकारों जैसे इलेक्ट्रॉनिक संचार, निःशुल्क कानूनी सहायता की गारंटी भी देता है। क्वेश्चन आता है, एक तरफ है समितियां, एक तरफ है आपकी किस वर्ष आपकी गठित की गई थी। जैसे भूर समिति की बात किया है तो 1943 से संबंधित है। मुदलियार समिति की बात किया है तो मुदलियार समिति आपकी 1962 से संबंधित है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की बात की है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 से संबंधित है। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की बात की है तो 2005 से संबंधित है। तो इस तरीके से याद कर लेना, भोर समिति 1943, मुदलियार समिति 1962, स्वास्थ्य समिति 2017 और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 2005। ऑप्शन यहाँ बी वाला आपका करेक्ट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना अब किस रूप में उपलब्ध है? भाई राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा जो योजना है वह आयुष्मान भारत योजना के रूप में दी जाती है। किस रूप में? आयुष्मान भारत योजना के रूप में दी जाती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को व्यापक रूप करते हुए प्रधानमंत्री ने जन आरोग्य योजना PMJAY आयुष्मान भारत योजना में समाहित जो है कर दिया है। किस वर्ष? 2018 में। यह नई योजना पिछली योजनाओं की तुलना में कहीं अधिक व्यापक जो है हो चुकी है। इसमें प्रत्येक पात्र परिवारों को माध्यमिक और तृतीयक रूप से अस्पतालों में भर्ती कराने के लिए हर साल 5 लाख तक का मुफ्त में इलाज सुनिश्चित करने के लिए दिया जाता है, जो कि पूर्ण रूप से कैशलेस होता है, पेपरलेस होता है। याद रखिएगा। इससे क्या होगा? जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है वह गंभीर बीमारियों से इलाज अपना करवा पाएगा और भारी खर्च के बोझ से बच पाएगा, है ना। भारत सरकार के द्वारा विकसित योजना एक स्वास्थ्य निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? भारत सरकार के द्वारा विकसित योजना एक स्वास्थ्य, और यह किस सिद्धांत पर आधारित है? आप कहेंगे पादप, जानवरों, मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण आपस में जुड़ा रहे, इस सिद्धांत पर यह जो है कार्य करती है ना। इस सिद्धांत पर कार्य करती है। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, परिवर्णी शब्द CSIR का पूरा नाम क्या है? भाई परिवर्णी शब्द CSIR की बात की जा रही है तो काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इसका CSIR का फुल फॉर्म है ना। CISR का पूरा नाम काउंसिलिंग फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद है। भारत का प्रमुख बड़े R&D संगठनों में से यह अनुसंधान है। इसकी स्थापना 1942 में जो है CSIR की गई थी और यह एक स्वायत्त संस्था है जिसमें भारत के प्रधानमंत्री अध्यक्षता के रूप में यह कार्य करता है। इसका मुख्य उद्देश्य विज्ञान, स्वास्थ्य, कृषि, औद्योगिक क्षेत्रों में उन्नत शोध को बढ़ावा देना है। भारत में फैली अपनी 37 से ज्यादा प्रयोगशालाओं के माध्यम से देश के वैज्ञानिकों की महत्वपूर्ण प्रगति को करना भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा साप्ताहिक महामारी विज्ञानी रिकॉर्ड के माध्यम से संचरणीय रोगों की अंतरराष्ट्रीय चौकसी की जाती है? तो आप कहेंगे WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के माध्यम से जो आपके साप्ताहिक लेवल पर, अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप भी है WHO का, अगर आपने शायद जुड़े होंगे तो पता नहीं, वहां पर जो है महामारी विज्ञानी रिकॉर्ड स्वास्थ्य संगठन और उसके सदस्य देशों के बीच
एक संप्रेषण माध्यम होता है जिसमें क्या कहता है, संबंधित देशों की चौकसी निगरानी का रिकॉर्ड जो है रखा जाता है, कौन से देश में अभी क्या चल रहा है, क्या चीजें वहां पर, क्या चीजें नहीं चल रही। तो इस सब चीजों पर डब्ल्यूएचओ ही निगरानी करता है। इस वर्ष के लिए डब्ल्यूएचओ के लक्ष्य सभी के लिए स्वास्थ्य को प्राप्त करने की समय सीमा निर्धारित करता है। आप कहेंगे वर्ष 2000 में, है ना, डब्ल्यूएचओ ने 2000 में लक्ष्य बनाया था सभी के लिए स्वस्थ, हेल्दी फॉर ऑल बाय द ईयर 2000 को इन्होंने अपनाया था। और 1978 में इन्होंने डब्ल्यूएचओ और यूनिसेफ ने दोनों ने मिलकर जो है किया था, जिसका वर्तमान नाम अल्मा अट्टा रखा था, लेकिन इसे अल्ट अल्ट अलमाटी कहते हैं, याद रखिएगा। कजाकिस्तान में यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, यहाँ पर उन्होंने लक्ष्य रखा था। हालांकि पुराना क्वेश्चन जो है हो चुका है, लेकिन 2000 क्वेश्चन 24 में आया था, तो हो सकता है पूछ रहा है डब्ल्यूएचओ का लक्ष्य क्या था सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाएं, आप कहेंगे 2000 थी, याद रखिएगा। अब 2030 वाला भी ऑप्शन है कि 2030 मत लगा देना वरना गलत ही हो जाएगा, है ना। परिवार नियोजन कार्यक्रम फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? परिवार नियोजन जो कार्यक्रम है वर्ष 1952 में प्रारंभ किया गया था। 1952 में प्रारंभ किया गया था। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत पहली पंचवर्षीय योजना के साथ शुरुआत की गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ 1952 में हुआ था, तो 1952 में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम भी शुरुआत कर दिया गया था। एसडीजी का पूरा नाम क्या है? एसडीजी का पूरा नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सतत विकास लक्ष्य के साथ वर्ष सितंबर 2015 में शुरुआत किया गया था संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के स्थान पर एसडीजी गोल्स को जो है अपनाया गया है। 2030 तक 17 लक्ष्य को निर्धारित किया गया है कि इसको प्राप्ति करने की बात आई है। एपीआई का पूरा नाम क्या है? भाई एपीआई का पूरा नाम एनुअल पैरासाइट इंसिडेंस। क्या है? एनुअल पैरासाइट इंसिडेंस नाम है, इसे एपीआई के रूप में जानते हैं। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अनुसार एपीआई का पूरा नाम एनुअल पैरासाइट इंसिडेंस जो है रखा गया है। इसका उपयोग क्या है? किसी क्षेत्र में मलेरिया संक्रमण स्तर को आंकड़े के लिए किया जाने वाला, इसका जो है आंकड़े को किया जाता है इसका प्रयोग, तो वही एपीआई है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसी भारतीय नगर में पहला डायनोसोरियम खोला गया था। तो किसी नगर में, भारतीय नगर में पहला डायनोसोरियम खोला गया है, आप कहेंगे हैदराबाद में खोला गया था। देश का पहला डायनोसोरियम हैदराबाद में खोला गया था और इस डायनोसोरियम में 165 मिलियन वर्ष पुराने डायनासोर के जीवाश्म को यहाँ पर जो है दिखाया गया है। डायनोसोरियम हैदराबाद बी.एम. बिरला विज्ञान केंद्र में खोला गया था, याद रखिएगा। भारत का पहला ट्यूबरक्लोसिस इंस्टीट्यूट, है ना, टीबी के बारे में बात की जा रही है। नेशनल टीबी इंस्टीट्यूट कहां पर है? तो आप कहेंगे बेंगलुरु में स्थित है, मतलब कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। चेचक स्मॉल पॉक्स वैश्विक उन्मूलन को डब्ल्यूएचओ के द्वारा किस वर्ष प्रमाणित किया गया है? 1980 में। चेचक के वैश्विक उन्मूलन को डब्ल्यूएचओ द्वारा 1980 में क्या किया था? प्रमाणित किया गया था। विश्व स्वास्थ्य असेंबली ने 8 मई 1980 को विश्व को स्मॉल पॉक्स मुक्त घोषित जो है कर दिया गया है। यही वर्ष चेचक की वैश्विक उन्मूलन का अधिकारी घोषणा के रूप में स्वीकार भी किया गया था। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2018 का थीम क्या थी? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 2018 की थीम थी सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज, हर व्यक्ति हर जगह। क्या थी? हर व्यक्ति हर जगह थीम थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अखिल भारतीय स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य संस्थान ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट हाइजीन पब्लिक हेल्थ स्थित कहां पर है? आप कहेंगे कोलकाता, पश्चिम बंगाल में अखिल भारतीय स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य संस्थान स्थित है। 100 इस संस्थान के अंदर 2 परिसर है, जहां 110 CR एवेन्यू कोलकाता 7073 चेतला कोतला एक शहरी उपकेंद्र है। आधिकारिक पते में कोलकाता का उल्लेख होने के संस्थान कोलकाता में स्थित है, बताया जाएगा। तो अखिल भारतीय स्वच्छता जन स्वास्थ्य संस्थान की बात किया है, कोलकाता में स्थित है। औषधि और प्रसाधन सामग्री के नियम कब आए थे? औषधि और प्रसाधन सामग्री के नियम 1945 में आए थे, याद रखिएगा। औषधि और प्रसाधन नियम 1945 में आए थे, जहां पर दवा और प्रसाधन संबंधी निर्माण, बिक्री, आयात, वितरण, गुणवत्ता नियंत्रण को सुव्यवस्थित करने का लक्ष्य जो है रखा गया था। भारत में सभी के लिए बचाव के लिए ईपीआई का सिद्धांत कब प्रारंभ किया गया है? तो भारत में सभी बच्चों के बचाव के लिए एपीआई का जो सिद्धांत है वो जनवरी 1978 में जो है प्रारंभ किया गया था। इसके बारे में ऊपर मैंने बताया था, सभी बच्चों के टीकाकरण से पहुंच सेवाएं प्रदान करना है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सेवा स्थापित किया गया था, तो आप कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सेवा को स्थापित हेनरी डूतांत के द्वारा किया गया था। हेनरी डूतांत अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सेवा की स्थापना करने वाले सदस्यों में से एक प्रमुख सदस्य हैं। 1859 में इटली के सेल्फेरिनो युद्ध के दौरान उन्होंने घायल सैनिकों की भयावह स्थिति को देखा और मानवीय सहायता की आवश्यकता को महसूस करते हुए अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सेवा को यहां पर जो है इन्होंने स्थापना कर दी थी।
भारत सरकार के राष्ट्रीय घेंगा नियंत्रण प्रोग्राम शुभारंभ कब किया गया था? तो राष्ट्रीय घेंगा नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत की बात की जाए तो 1962 में की गई थी। घेंगा मतलब कि आयोडीन से कमी होने वाले रोग जो होते हैं उसे घेंगा रोग की श्रेणी में रखते हैं। 1862 में इसकी शुरुआत की गई थी, लेकिन 1892 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम जो है कर दिया गया था। ठीक है, तो दोनों ही फैक्ट आपको याद कर लेना है। औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश लागू हुआ था। औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश जो है 1970 में लागू हुआ था, रखेगा। औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश पहली बार 1970 में अस्तित्व में आया था। भारत में दवाओं की कीमतों पर व्यापक नियंत्रण एवं प्रारंभिक और महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। 1970 के आदेश के तहत औषधियों की कीमत नियंत्रण करने और लाभ मार्जिन रोक लगाने के लिए इसको बनाया गया था, औषधि नियंत्रण कार्यक्रम। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम कब अस्तित्व में आया? मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम वर्ष 2018 में अस्तित्व में जो है आया था। 29 मई 2018 को यह लागू हो गया था, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से अंतरराष्ट्रीय संस्था भारत में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कल्याण में सबसे अधिक योगदान कर रही है? तो आप कहेंगे यूनिसेफ। यूनिसेफ ऐसी अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कल्याण में सबसे ज्यादा योगदान दे रही है। आपकी कौन सी संस्थान है? यूनिसेफ संस्थान है, याद रखिएगा। यूनिसेफ भारत में स्वास्थ्य से जुड़कर महिलाओं के स्वास्थ्य सुधार पर कार्य करती है, महिलाओं के जीवन और स्वास्थ्य में सुधार कर रहा है। मातृ शिशु कल्याण के तहत समुदाय स्तर पर नवजात देखभाल का उल्लेख करता है। माता और बच्चे को घर पर नवजात देखरेख प्रदान की जाती है। मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की निरंतर देखभाल से गर्भवती के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार करने की गुणवत्तापूर्ण मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है। अब सीधी सी बात कहा जाए तो यूनिसेफ मातृ एवं माताएं और शिशु की देखभाल से पूर्ण रूप से समर्पित संस्थान है। राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4th के अनुसार भारत में शादीशुदा औरतों के लिए दंपत्ति हिंसा होती है। कितनी होती है? 28.8% होती है, रखिएगा, है ना। ये पुराना डेटा हो गया है, अभी 5th वाला भी डेटा आ चुका है। GOBI अभियान किसके द्वारा प्रचारित है? GOBI अभियान की बात किया है यूनिसेफ के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के द्वारा प्रचारित होता है, जहां पर बच्चों की मृत्यु दर को कम करने के लिए प्रमुख है, जिसमें ग्रोथ मॉनिटरिंग, विकास की निगरानी, है ना, ओरल रिहाइड्रेशन, मौखिक पुनर्जलीकरण, है ना, वरिष्ठ स्तनपान और टीकाकरण शामिल है। तो GOBI यूनिसेफ के द्वारा प्रचारित एक कोष है, जहां पर आपकी विकास की निगरानी, ग्रोथ के बारे में बात की जाती है, यहाँ पर मौखिक पुनर्जलीकरण के बारे में बात की जाती है, स्तनपान ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बात की जाती है, और इम्यूनाइजेशन टीकाकरण के बारे में जो है बात यहाँ पर की जाती है। भारतीय जनगणना के अनुसार कौन सा वर्ष ईयर ऑफ द बिग डिवाइड के नाम से जाना जाता है? आप कहेंगे 1921। भारतीय जनगणना में 1921 के वर्ष को बिग ईयर डिवाइड के रूप में जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि यह भारत को जनसांख्यिकीय इतिहास में एक बड़ा मोड़ था। जनसंख्या वृद्धि स्तर घटती हुई अवस्था से लगातार सतत वृद्धि की अवस्था में बदल गई, जो कि स्वास्थ्य, स्वच्छता और जीवन स्तर का सुधार का परिणाम देखने को मिला था। इसीलिए कौन सा वर्ष? 1921 का वर्ष ईयर ऑफ बिग डिवाइडर वर्ष के रूप में माना जाता है, ग्रेट डिवाइड वर्ष के रूप में जो है जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य संबंधी कार्य एवं दायित्व हैं, जैसे कि हमने बताया था कि आज हम 2 चैप्टर की बात की जाएगी, स्वास्थ्य एवं कार्यों संबंधी बात की जाएगी। पहला आता है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत एक स्वयंसेवी आशा रखी गई है। तो कितनी जनसंख्या पर आशा रखी जाती है? आप कहेंगे 1000 जनसंख्या पर, है ना। UPSC SEO एग्जाम 2005 में आया था कि आशा नाम की जो आपकी स्वयंसेवी होती है वो 1000 की जनसंख्या पर रखी जाती है ना। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 1000 जनसंख्या पर आशा का प्रावधान है। इसी मानदंड के आधार पर 1000 जनसंख्या पर एक आशा स्वयंसेवी रखी जाएगी। वहीं कुछ जनजाति पहाड़ी दुर्लभ मानदंडों के लिए प्रति निवास स्थान पर तक से स्थिर करने की सुविधा है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर 1000 की जनसंख्या की बात की गई है। कौन है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कामकाज का पर्यवेक्षण करती है? तो आप कहेंगे मुख्य सेविका। जो मुख्य सेविका होती है वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में कार्य करती है, याद रखिएगा, है ना। तो इसमें मुख्य सेविका तथा उच्च स्वास्थ्य अधिकारी होते हैं, जिसमें लेकिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए आपकी मुख्य सेविका आशा को जो जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है IMNCI के वर्गीकरण गुलाबी रंग का कोड क्या है? क्या बात की जा रही है? IMNCI के वर्गीकरण में गुलाबी रंग का कोड क्या है? आप कहेंगे घरेलू इलाज पर जोर। क्या है? घरेलू इलाज पर जोर करना गुलाबी रंग का तात्पर्य होता है ना। चलिए, गर्भ निरोधक गोली देने पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता एक को छोड़कर सभी को पूछेगा। गर्भ निरोधक गोली देने पर स्वास्थ्य जो कार्यकर्ता होगा एक को छोड़कर सभी को पूछेगा। जीवित बच्चों की संख्या को छोड़कर पैर की मांसपेशी
सर में दर्द, पैरों की सूजन, इन सब को छोड़कर जीवित बच्चों की संख्या को जो है जरूर पूछेगा, याद रखेगा, है ना, याद रखेगा, जीवित बच्चों की संख्या को जरूर पूछेगा, याद रखेगा। गर्भनिरोधक गोली देने से पहले जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता होगा आमतौर पर जीवित बच्चों की संख्या पूछता है, नहीं बल्कि स्वास्थ्य से जुड़े खतरों भी पूछता है, जैसे पैर की मांसपेशियां, चुभन, ये सब जो है नहीं पूछता, बच्चों की संख्या जरूर पूछता है। सभी सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स के लिए प्रबंधकीय कार्य है, एक को छोड़कर, मतलब कि एक को छोड़कर स्वास्थ्य नर्स के लिए सभी प्रबंधकीय कार्य हैं। आकलन को छोड़कर नर्सिंग स्वास्थ्य कर्मियों के प्रशिक्षण में सहयोग, योजना बनाना, पर्यवेक्षण, इन सब को छोड़कर, आकलन को छोड़कर इन सभी प्रबंधकीय कार्य के अंतर्गत जो है आता है। सामुदायिक जो स्वास्थ्य नर्स होती है, योजना बनाना, पर्यवेक्षण, नर्सिंग स्वास्थ्य कर्मियों प्रशिक्षण में सहयोग करती है। ये सभी प्रबंधन प्रक्रिया का जो है मैनेजमेंट प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं। जो आकलन होता है, जो असेसमेंट होता है, वो सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन इसे आमतौर पर प्रबंधन की बजाय नर्सिंग प्रक्रिया के चरण के रूप में वर्गीकृत जो है किया जाता है, ध्यान रखना है। सहयोगी पर्यवेक्षण सभी से जुड़ा हुआ है, केवल एक को छोड़कर। सहयोगी पर्यवेक्षण सभी से जुड़ा है, मतलब कि मौके पर सुधार से जुड़ा है, बीसीसी एवं प्रेरण पर जोर से जुड़ा है, दंडी व्यवहार के मदद से जुड़ा है, दंड के लिए सूचना को एकत्रित करने से नहीं जुड़ा है। इसको छोड़कर बाकी तीन ऑप्शन आपके सहयोगी पर्यवेक्षण के रूप में सही है। नर्स मोनिका एक पुरुष ग्राहक की देखभाल कर रही है जो वास्तविकता में कोई आधार नहीं के साथ गलत संवेदी धारणा का अनुभव करते हैं। इस धारणा को क्या माना जाता है? इस धारणा को मतिभ्रम माना जाता है। जब किसी व्यक्ति को ऐसी संवेदी सहानुभूति, मतलब कि देखना, सुनना, महसूस करना, सूंघना, स्वाद लेना होता है जिसका वास्तविकता में कोई आधार नहीं होता, उसे मतिभ्रम कहते हैं। क्या कहते हैं उसे मतिभ्रम की श्रेणी में रखते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है हाइपोनेट्रेमिया वाले मरीज की देखभाल करते समय नर्सिंग हस्तक्षेप शामिल है। हाइपोनेट्रेमियम वाले मरीज की देखभाल करते समय क्या नर्सिंग? तो द्रव्य प्रतिबंधित महत्वपूर्ण है। क्या है? द्रव्य प्रतिबंध है, याद रखेगा। हाइपोटोनिमिया शरीर में सोडियम की कमी के मरीज की देखभाल के लिए एक नर्सिंग हस्तक्षेप, द्रव्य प्रतिबंध, फ्लूइड रिस्ट्रिक्शंस है, क्योंकि अक्सर यह स्थिति शरीर में अतिरिक्त तरल पदार्थ के कारण होती है और इसे ठीक करने के लिए तरल की मात्रा को नियंत्रित करना आवश्यक होता है, ना कि आइसोटोनिक सलाइन देना या पोटेशियम देना, क्योंकि यह स्थिति सोडियम की कमी से जुड़ी हुई है, याद रखेगा। तो हाइपोनेट्रेमिया जो होता है वो उसमें द्रव्य प्रतिबंधित होता है, ध्यान रखना है। क्रोन की बीमारी के लिए एक रोगी के लिए चिकित्सा सर्जिकल नर्स आहार की सलाह देती है। तो आप कहेंगे फाइबर में कम, प्रोटीन और कैलोरी में उच्च आहार की सलाह देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंड्राल्डमल इंजेक्शन कितने कोण पर दिया जाता है? भाई इंड्राल्मल जो इंजेक्शन होता है वह आपके 15 डिग्री कोण पर दिलता है। भाई डॉक्टरी तो है नहीं, है ना। इंड्राल्मल जो इंजेक्शन होता है 15 डिग्री कोण पर देता है। त्वचा की ऊपरी परत में सतही रूप से दिया जाता है। सुई को त्वचा के लगभग समानांतर छोटे कोण पर रखा जाता है, लगभग 15 डिग्री के आसपास माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम के अंतर्गत चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड के दौरान सुरक्षा प्रदान करने के लिए संसाधन पारित किया गया था? तो आप कहेंगे संक्रामक रोग अधिनियम 1897 के अंतर्गत जो है कोविड के स्वास्थ्य कर्मियों को संसाधन पारित जो है किए गए थे। ये देखो लेटेस्ट क्वेश्चन है, आ सकते हैं। महामारी चली थी, स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा थी और सरकार ने 2020 के अध्यादेश के माध्यम से 123 साल पुराने महामारी रोग अधिनियम 1897 में कुछ बदलाव किए। इस संशोधन के तहत स्वास्थ्य सेवा जो कर्मी थे, डॉक्टर, नर्सें और पैरामेडिक्स, इनके खिलाफ हिंसा को एक संज्ञेय और गैर जमानती अपराध बना दिया गया। इसमें दोषियों के लिए भारी जुर्माने और 6 माह या 7 साल तक की जेल की सजा, 3 माह 5 वर्ष तक जेल की सजा का प्रावधान किया गया है। साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों की संपत्ति, क्लिनिक को नुकसान पहुंचाने मुआवजे की व्यवस्था भी की गई थी। तो उस समय बहुत ज्यादा चेंजेस हुए थे कोविड से संबंधित, आप थोड़ा सा जरूर याद कर लीजिएगा। सामुदायिक सर्वेक्षणों में NCD जोखिम कारकों की जांच स्क्रीनिंग के लिए कौन सा स्केल पैमाना उपयोग किया जाता है? आप कहेंगे WHO स्टेप से प्रश्नावली जो है शामिल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सुरक्षा क्लिनिक निम्नलिखित में से कैसे संबंधित है? भाई सुरक्षा क्लिनिक जो होते हैं यौन संचारित रोग से संबंधित होते हैं। किससे? सुरक्षा क्लिनिक यौन संचारित रोग से संबंधित होते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। केस फाइंडिंग कार्यक्रम रोकथाम किस स्तर के हैं? भाई केस फाइंडिंग जो रोकथाम कार्यक्रम है माध्यमिक स्तर के होते हैं।
केस फाइंडिंग कार्यक्रम माध्यमिक द्वितीयक का रोकथाम का एक व्यापक रूप होते हैं। रोग का पता लगाकर अक्सर लक्षण उपस्थित होने से पहले जल्दी उपचार किया जाता है। अर्थात केस फाइंडिंग का उद्देश्य रोग मामलों की पहचान करके उपयुक्त शीघ्र शुरू कराना इसका लक्ष्य होता है। तो केस फाइंडिंग जो होते हैं माध्यमिक स्तर के जो है माने जाते हैं। एक जले हुए रोगी के लिए नर्स को आरंभिक चरण में किस चीज से आकलन करना चाहिए? तो आप कहेंगे पोटेशियम की अधिकता से आकलन करना चाहिए एक जले हुए रोगी को आरंभिक चरण में आकलन करने के लिए। गंभीर रूप से जलने वाले व्यक्ति में जो सेल में पोटेशियम की बहुत सारी मात्रा निकलने पर हाइपरकैलेमिया रोग जो है हो जाता है और पोटेशियम बहुत बढ़ने पर खतरनाक नतीजे हो जाते हैं, जैसे कि हृदय की धड़कन, असामान्य चाल, हृदय का काम करना बंद कर देना। जले हुए रोगी के आरंभिक चरण के प्राथमिक रूप से पोटेशियम की अधिकता का आकलन एवं निगरानी की जाती है। कौन सा कार्य महामारी विज्ञान के उपयोग के अंतर्गत नहीं आता? एक ऐसा कार्य है जो महामारी विज्ञान के उपयोग के अंतर्गत नहीं आता है। आप कहेंगे यह निर्णय लेना कि हमारे समुदाय को 1 पीएससी चाहिए या 4 उपकेंद्र, ये तो शामिल है। एचआईवी के संक्रमण के प्राकृतिक इतिहास की स्थापना करना, ये भी शामिल है। मेडिकल छात्रों को प्रसव कराने का प्रशिक्षण देना, ये इसके अंतर्गत जो है नहीं आएगा। खाद्य विशेषज्ञता, फूड पॉइजन के प्रकोप की जांच करना, ये भी शामिल है। तो यहाँ पर आपका ए बी डी शामिल है, सी वाला शामिल नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसी भी महामारी विज्ञान अध्ययन की शुरुआत एक अच्छी तरह से निर्मित शोध प्रश्न से होनी चाहिए जो विकसित किया जाता है। आप कहेंगे सहकर्मी और विशेषज्ञों की चर्चा के द्वारा, गहन अकादमिक अध्ययन पठन द्वारा, स्वयं के नैदानिक अनुभव के द्वारा। तो आप कहेंगे चारों ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट है कि निर्मित शोषण जो प्रश्न शोध प्रश्न है वह आपके सभी चीजों के अनुभव, पाठन और चर्चा के द्वारा ही अनुभव या जो है सुचारू रूप से चालू किए जाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जब हम कोई महामारी विज्ञान अध्ययन पूरा कर लेते हैं और सांख्यिकी परीक्षणों के आधार पर पी वैल्यू की गणना कर रहे होते हैं, तब हम क्या कर रहे होते हैं? यह अनुमान लगाने का प्रयास कर रहे होते हैं यादृच्छिक त्रुटि के कारण हमारे परिणाम सत्य से अलग होने की संभावना कितनी है? तो सी ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है। देखो बहुत सारे क्वेश्चन ना आपको समझ में कम आएंगे क्योंकि इसका पूरा सिलेबस अगर आप पढ़ लेते हो तब जो बहुत अच्छे समझ में आएंगे। तो आप समझ लो आपको क्या करना है। मापन प्रक्रिया की वह क्षमता जिसके द्वारा वास्तव में रोग वाले व्यक्ति की सही रूप से पौष्टिक पहचाना जाता है। तो आप कहेंगे संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी की क्षमता होती है वास्तव में रोग वाले व्यक्ति की सही रूप से पौष्टिक पहचाना जाता है। नैदानिक परीक्षण, क्लिनिकल जो ट्रायल होता है उसका फेज 4 है। नैदानिक परीक्षण का फेज 4 कैसे संबंधित है? विपणन पश्चात निगरानी, पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है ना। तो यहाँ पर चरण 4 में परीक्षण दवा के अनुमोदन के बाद विपणन के पश्चात चरण होता है। अर्थ मतलब की है दवा के बाजार में आने के बाद उसकी निगरानी, जोखिम लाभ संबंधी जानकारी को जुटाना। एकीकृत बाल विकास सेवा योजना जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता कौन है? तो आप कहेंगे एकीकृत बाल विकास सेवा योजना में जमीनी स्तर पर तो आपका यहाँ पर हो जाएगा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, है ना। आंगनबाड़ी जो वर्कर होते हैं वो एकीकृत बाल विकास सेवा योजना में जमीनी स्तर पर जो ग्रास रूट लेवल होता है ना उस पर यह कार्य करते हैं रखेगा। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहुत इंपोर्टेंट होते हैं, अपने पूरे स्वास्थ्य के मामले में ध्यान रखना है ना। चलिए नेक्स्ट आता है स्वास्थ्य के लिए पोषण। जैसे कि हमने बताया कि आज हम 2 चैप्टर पर बात करेंगे, तो हमारे आज 2 चैप्टर हमने कंप्लीट किए। अब नेक्स्ट चैप्टर जो हमारे आएंगे उस पर भी 1 मिनट समझ लेते हैं कि हम नेक्स्ट वीडियो में किस किस चैप्टर पर बात करने वाले हैं। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी स्वास्थ्य के लिए पोषण से संबंधित हम बात करेंगे। केवल एक ही चैप्टर पे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत लॉन्ग चैप्टर है, इसमें टाइम लगेगा और इसमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि पोषण से, न्यूट्रिशन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं। इसीलिए इस चैप्टर पर हम प्रॉपर तरीके से अच्छे से बात करेंगे। इसके बाद विटामिन खोज की, खनिज की कमी से होने वाले रोगों, फिर वो अलग अलग बात करते चलेंगे। टोटल चैप्टर 14 है। 14 चैप्टर की इस बुक के बाद फिर हम बाईसीटी की बुक भी लगाएंगे। बाईसीटी की 2 बुक आती है, उसको भी हम कवर करेंगे, याद रखेगा। छोटी सी अपडेट है कि हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम है यूपीएससी नेट। जैसे कि हमने बताया डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। टेस्ट पास नाम से आपको एक ऑप्शन मिलेगा, वहां से मल्टीपल टेस्ट सीरीज को जो है आप डाउनलोड करके आप जो है लगा पाओगे और देख पाओगे। वहां पर कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं। तो आप एक बार जरूर ऐप पे जाकर विजिट कर लीजिएगा। आज ही समाप्त करेंगे। वीडियो पे बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।